सोचो कि तुम एक बड़े कमरे में बैठे हो और उस कमरे में 8 लोग हैं, सबको जानते हो, सबके नाम याद हैं, सबकी आदतें पता हैं और इतने सालों से साथ हो कि लगता है इस कमरे में कोई सीक्रेट नहीं बचा जो तुमसे छुपा हो। पर कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं, कमरे में कुछ हिलता है, एक परछाई दिखती है, फर्श पर किसी का पैर सुनाई देता है और जब रोशनी जलाते हो तो कोई नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम के साथ यही हो रहा है। हमें लगता था कि हम अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह समझ चुके हैं। 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, वॉयेजर प्रोब्स सोलर सिस्टम की सीमा पार कर चुके हैं। जेम्स वेब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज देख चुका है और अपना घर तो हम जानते ही थे, पर फिर सोलर सिस्टम के सबसे अंधेरे कोने में, नेपट्यून से बहुत बहुत दूर, वहां जहां सूरज की रोशनी इतनी कम है कि सूरज खुद भी बस एक टिमटिमाते तारे जैसा दिखता है, वहां कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हरकत कर रहे थे जो फिजिक्स के किसी भी लॉ से एक्सप्लेन नहीं होती थी। उनके ऑर्बिट्स गलत थे, उनकी डायरेक्शन गलत थी, उनका टिल्ट गलत था और सबसे स्कैरी बात, ये सब ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड थीं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें एक कोने में धकेल रहा हो। और जब वैज्ञानिकों ने इसका हिसाब लगाया तो मैथमेटिक्स ने एक ऐसी चीज की तरफ इशारा किया जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। एक छुपा हुआ प्लैनेट, एक इनविजिबल जायंट, हमारे ही सोलर सिस्टम में, नेपट्यून से 10 से 20 गुना दूर। इतना दूर कि उसका एक ऑर्बिट पूरा होने में 15,000 साल लगते हैं। इतना दूर कि जब डायनासोर्स धरती पर थे तब यह प्लैनेट अपने ऑर्बिट के बिल्कुल दूसरे कोने पर था, और इतना दूर कि सूरज उसे सिर्फ एक छोटे से तारे जैसा दिखता है। और फिर भी उसकी ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम को शेप कर रही है। उसकी ग्रेविटी हमारे काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को खींच रही है, मोड़ रही है, तोड़ रही है। यह है प्लैनेट 9। अगर यह मिल गया तो 1846 में नेपट्यून की डिस्कवरी के बाद यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी प्लैनेटरी डिस्कवरी होगी, और अगर नहीं मिला तो फिजिक्स का एक बड़ा हिस्सा दोबारा लिखना पड़ेगा। और 2025 में पहली बार हमारे पास एक ऐसा टेलीस्कोप है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। यह डॉक्यूमेंट्री उसी प्लैनेट 9 की कहानी है, उन साइंटिस्ट की कहानी जिन्होंने इसे मैथ से प्रिडिक्ट किया, उन ऑब्जेक्ट्स की कहानी जो इसके होने का सबूत दे रहे हैं, और उस रहस्य की कहानी जो शायद हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी मिस्ड चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 24, 2006, प्राग, चेक रिपब्लिक। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का सबसे बड़ा जलसा था और दुनिया भर से हजारों एस्ट्रोनॉमर्स एक ऐसे वोट के लिए इकट्ठे थे जो पूरी दुनिया के स्कूली बच्चों की साइंस की किताबें बदलने वाला था। प्लूटो, जिसे 76 साल से हमारे सोलर सिस्टम का 9वां और आखिरी प्लैनेट माना जाता था, उसे प्लैनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। और अगर तुम उस जनरेशन के हो जिसने स्कूल में 9 प्लैनेट्स याद किए थे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, तो तुम्हें उस दिन की खबर याद होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, प्लूटो को प्लैनेट वापस करो के साइंस बने, और लोग इतने गुस्से में थे जैसे किसी ने उनका फैमिली मेंबर छीन लिया हो। पर यह कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि प्लूटो को डिमोट करवाने में एक आदमी का सबसे बड़ा हाथ था, और उसी आदमी के हाथ में आज प्लैनेट 9 की डिस्कवरी का सबसे बड़ा चांस है। उस आदमी का नाम है माइक ब्राउन, कैलटेक का प्रोफेसर, प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी का दिग्गज, और एक निकनेम जो लोगों ने उन्हें दिया है और जो उन्हें खुद भी पसंद है, द प्लूटो किलर। तो माइक ब्राउन ने ऐसा क्या किया? 2000s के शुरुआत में ब्राउन और उनकी टीम ने सोलर सिस्टम के सबसे दूर के हिस्से काइपर बेल्ट को सिस्टमैटिकली स्कैन करना शुरू किया, और एक के बाद एक बड़ी ऑब्जेक्ट्स मिलने लगी। सेडना 2003 में, हाउमेआ 2004 में, मेकमेक 2005 में, और फिर एरिस 2005 में, जो प्लूटो से भी ज्यादा मैसिव निकला। अब प्रॉब्लम यह थी कि अगर प्लूटो प्लैनेट है तो ये सब भी प्लैनेट हैं, और तब सोलर सिस्टम में 12 प्लैनेट्स हो जाते, फिर 15, फिर शायद 20 से ज्यादा, और हर साल कोई नया प्लैनेट मिलता रहता। IAU के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो इन सबको प्लैनेट मानो या प्लूटो को डिमोट करो, और उन्होंने अगस्त 24, 2006 को वोट करके प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया। 76 साल की लेगेसी एक झटके में। ब्राउन खुद कहते हैं प्लूटो को डिमोट होना ही था, वो कभी प्लैनेट था ही नहीं, वो काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा मेंबर था, मैंने सिंपली ये प्रूव कर दिया। और उन्होंने इस पूरी कहानी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था हाउ आई किल्ड प्लूटो एंड व्हाई इट हैड इट कमिंग। पर यहाँ इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल हिस्सा है। जब प्लूटो डिमोट हुआ, माइक ब्राउन की एक छोटी बेटी थी, लीला, जो उस वक्त बहुत छोटी थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे अपने पिता के काम के बारे में पता चला, और एक दिन उसने ब्राउन से पूछा, पापा, आपने 9वां प्लैनेट हटाया, क्या आप एक नया ढूंढोगे? यह सवाल, एक बच्ची का यह इनोसेंट सवाल माइक ब्राउन के दिमाग में बैठ गया, क्योंकि वो प्लैनेट 9 की खोज का सबसे बड़ा मोटिवेटर बन गया। और फनी बात यह है कि जो आदमी प्लूटो का कातिल था,
वही आदमी सोलर सिस्टम का नया 9वां प्लैनेट ढूंढ सकता है। पर यह सब समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि प्लैनेट्स को मैथ से कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि यह टेक्निक नई नहीं है और 180 साल पहले भी यही हुआ था। और वो कहानी सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि ब्राउन और उनके कॉलीग्स क्या कर रहे हैं और क्यों पूरी दुनिया इस पर भरोसा कर रही है। 1781 का साल था और इंग्लैंड के एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने अपने हैंडमेड टेलीस्कोप से एक ऐसी ऑब्जेक्ट देखी जो स्टार्स जैसी नहीं थी, वो मूव कर रही थी, उसकी डिस्क थी। यह एक प्लैनेट था, यूरानस, सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट, पहला प्लैनेट जो टेलीस्कोप से ढूंढा गया था, क्योंकि इससे पहले मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये सब नेकेड आई से दिखते थे और ह्यूमंस हजारों साल से इन्हें जानते थे। पर यूरानस वो पहला प्लैनेट था जिसे टेक्नोलॉजी के बिना तुम देख नहीं सकते। एस्ट्रोनॉमर्स ने जश्न मनाया, पर जश्न ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि जैसे जैसे यूरानस का ऑर्बिट प्रिसाइसली ट्रैक होता रहा, एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। यूरानस जहां होना चाहिए था वहां था नहीं, और न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज के अकॉर्डिंग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट की जा सकती थी। पर हर बार जब एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप घुमाया, यूरानस थोड़ा इधर था या थोड़ा उधर, कभी प्रिडिक्टेड पोजीशन से आगे, कभी पीछे। मैथमेटिशियंस ने कहा शायद न्यूटन के इक्वेशंस में एरर है, फिजिसिस्ट्स ने कहा शायद मेजरमेंट गलत है, पर सालों तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फिर एक आइडिया आया जो उस जमाने में काफी बोल्ड था। क्या हो अगर यूरानस के ऑर्बिट में गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि उससे भी आगे एक और प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी यूरानस को खींच रही है, एक ऐसा प्लैनेट जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। 1845 में इंग्लैंड में एक यंग मैथमेटिशियन था, जॉन काउच एडम्स, जिसने यह आइडिया सुना और सोचा कि अगर ऐसा प्लैनेट है तो मैथ से उसकी लोकेशन प्रिडिक्ट की जा सकती है, और उसने कैलकुलेशंस शुरू की, महीनों की मेहनत, सैकड़ों इक्वेशंस। और उसी समय पेरिस में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जो सेम प्रॉब्लम पर काम कर रहा था, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। दोनों को एक दूसरे के काम का कोई पता नहीं था। उसका नाम था उर्बाइन लेवेरिए। लेवेरियर ने अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट की और सितंबर 1846 में उसने बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर योहान गॉटफ्रीड गाल्ले को एक लेटर लिखा जिसमें एक एग्जैक्ट स्काई लोकेशन थी और एक लाइन थी जो हिस्ट्री में दर्ज हो गई। इस एग्जैक्ट लोकेशन पर टेलीस्कोप घुमाओ, एक नया प्लैनेट मिलेगा। गाल्ले को वो लेटर 23 सितंबर 1846 की शाम को मिला और उसी रात उसने टेलीस्कोप घुमाया और लेवेरियर की प्रेडिक्टेड पोजीशन से सिर्फ 1 डिग्री की दूरी पर नेपट्यून था, एक प्लैनेट जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, जिसे सिर्फ मैथमेटिक्स ने, सिर्फ इक्वेशंस ने प्रिडिक्ट किया था। और उस दौर के एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि लेवेरियर ने नेपट्यून को अपनी कलम की नोक से ढूंढ लिया। ये 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक ट्रायम्फ थी और इसने प्रूव किया कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज इतने एक्यूरेट हैं कि तुम एक ऐसे प्लैनेट की लोकेशन बता सकते हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं। और इसी प्रिंसिपल को, इसी एग्जैक्ट अप्रोच को आज माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटीन बटीगन यूज कर रहे हैं प्लैनेट 9 के लिए। वो नेपट्यून की ऑर्बिट नहीं देख रहे, वो कुइपर बेल्ट के सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स देख रहे हैं जो गलत हैं, जिनमें कोई बड़ी ग्रेविटी काम कर रही है जो हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। पर 2016 में जब ब्राउन ने प्लैनेट 9 प्रपोज किया तो यह जर्नी कहां से शुरू हुई थी? यह शुरुआत हुई थी 2003 में एक ऐसी ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी से जो किसी भी फिजिक्स लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। उसका नाम था सेडना, और इसकी कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद फील होगा कि यहां कुछ तो है। रात का अंधेरा था। माइक ब्राउन, चैड ट्रुजिल्लो और डेविड राबिनोविट्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर झुके थे, स्काई के एक ऐसे हिस्से को स्कैन कर रहे थे जहां आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता। और तभी एक ऑब्जेक्ट दिखी जो स्टार्स के रिलेटिव में मूव कर रही थी। जो भी स्टार्स के रिलेटिव मूव करे वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और ब्राउन ने उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की। नंबर देखकर उनकी सांस रुक गई। यह ऑब्जेक्ट 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर थी। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब अर्थ से सन की डिस्टेंस, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स। नेपट्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है और यह ऑब्जेक्ट 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर थी, नेपट्यून से 3 गुना दूर, उस वक्त किसी भी नॉन सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूर। ब्राउन ने इनिशियली सोचा शायद प्लैनेट एक्स मिल गया, वो हाइपोथेटिकल बड़ा प्लैनेट जिसकी तलाश दशकों से थी। पर जब ऑर्बिट कैलकुलेट हुई तो वो उत्साह शॉक में बदल गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्लैनेट नहीं थी, यह एक आइसी ड्वार्फ वर्ल्ड था, प्लूटो के 40% साइज का, जिसे सेडना नाम दिया गया इनुइट मिथोलॉजी की उस आर्कटिक गॉडेस के नाम पर जो आइसी ओशन की देवी है, ब्लड रेड सरफेस, मेथेन और वाटर आइस से ढका हुआ। पर सेडना का असली मिस्ट्री उसका साइज नहीं था, उसका मिस्ट्री था उसका ऑर्बिट। सेडना का ऑर्बिट सोलर सिस्टम की फिजिक्स को वायलेट करता था। ऐसे समझो कुइपर बेल्ट के नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स एलोंगेटेड होते हैं और उनके ऑर्बिट्स नेपट्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं,
मतलब जब वो सूरज के सबसे पास होते हैं, वो नेपट्यून की रेंज में होते हैं और नेपट्यून की ग्रेविटी उन्हें वहां से किक करती है, वो दूर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यह सोलर सिस्टम का ट्रैफिक सिस्टम है। नेपट्यून एक तरह का ट्रैफिक कॉप जो हर आउटगोइंग ऑब्जेक्ट को इवेंचुअली वापस उसकी प्लेस पर लाता है। पर सेडना ने यह रूल तोड़ा। सेडना की ऑर्बिट इतनी इलोंगेटेड है कि उसका सबसे करीबी पॉइंट सूरज से 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। नेपट्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है। मतलब सेडना नेपट्यून के ऑर्बिट को कभी क्रॉस नहीं करती, नेपट्यून कभी सेडना को टच ही नहीं कर सकता। तो नेपट्यून ने सेडना को वहां नहीं भेजा, तो फिर किसने भेजा? कोई तो था, कोई बड़ी मास थी जिसकी ग्रेविटी ने सेडना को उसके नॉर्मल ऑर्बिट से खींचकर इस इम्पॉसिबल लोकेशन पर धकेला और फिर वो चला गया या हाइड हो गया या इतना दूर है कि हम देख नहीं पाए। सेडना का एक ऑर्बिट पूरा होने में 11,400 साल लगते हैं। इसका मतलब है जब ह्यूमंस ने सिविलाइजेशन शुरू की थी, जब पहले शहर बने थे, मेसोपोटामिया में पहली राइटिंग हो रही थी, तब सेडना अपने ऑर्बिट के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर थी और आज वो उससे थोड़ा आगे है और अगले 10,000 साल में वो अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी। ब्राउन ने अपने डिस्कवरी पेपर में लिखा, सेडना का ऑर्बिट इतना अनयूजुअल है कि शायद यह एक अनदेखे प्लैनेट की ग्रेविटी का नतीजा है। वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मेंशन कर रहे थे, हेज कर रहे थे, साइंटिफिक कॉशन दिखा रहे थे, पर 10 साल बाद वो खुद उस पॉसिबिलिटी को प्रूव करने में लगे होंगे। सेडना अकेली थी, एक अनोमली, और साइंटिस्ट ने सोचा कि वन डेटा पॉइंट डजंट मेक अ पैटर्न। शायद यह फ्लूक है, शायद कोई पासिंग स्टार बहुत पहले इसे किक कर गया। पर 2014 में सेडना की अकेलाई खत्म हुई और जब वो अकेली नहीं रही तब सब कुछ बदल गया। 2014 में स्कॉट शेपर्ड और चैड ट्रूजिल्लो ने एक और सेडना लाइक ऑब्जेक्ट अनाउंस की। इसका डेजिग्नेशन था 2012 VP113 और साइंटिस्ट ने इसे इनफॉर्मली बाइडन निकनेम दिया क्योंकि VP113 में से VP यानी वाइस प्रेसिडेंट बाइडन। यह एक एस्ट्रोनॉमी जोक था, पर इस ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी कोई जोक नहीं थी। 2012 VP113 का ऑर्बिट ऑलमोस्ट सेडना जैसा था, सेम इम्पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही रीजन जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। सेडना की तरह इसे भी नेपट्यून टच नहीं कर सकती थी। पर यहां वो मोमेंट था जिसने माइक ब्राउन और उनके नए कैलटेक कॉलीग कॉन्स्टेंटिन बटीगिन की नींद उड़ा दी। 2012 VP113 और सेडना दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड थीं, जैसे दोनों किसी इनविजिबल चीज की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हों। ब्राउन और बैटिगिन ने डेटा देखना शुरू किया। सिर्फ सेडना और 2012 VP113 नहीं, बल्कि सभी नोन एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स जो 250 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा दूर थीं। 6 ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनके ऑर्बिट्स सबसे एक्सट्रीम थे। 6 डिफरेंट टेलीस्कोप से डिस्कवर हुई थीं, 6 डिफरेंट सर्वेज में मिली थीं। और जब ब्राउन ने इन 6 ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स एक ग्राफ पर प्लॉट किए, उसने जो देखा उसके बाद वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। सब एक ही डायरेक्शन में थीं। सिर्फ डायरेक्शन नहीं, इनके ऑर्बिट्स सिमिलरली टिल्टेड भी थे, सब रफली सेम एंगल पर, जैसे कोई बड़ा हाथ इन सबको एक लाइन में सेट कर रहा हो। ब्राउन ने स्टैटिस्टिक्स रन की। अगर यह क्लस्टरिंग प्योरली बाय चांस होती तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? आंसर आया 0.007%। मतलब एक चांस इन 14,000। और इसे ऐसे समझो कि अगर तुम एक कॉइन 14,000 बार उछालो और 14,000 बार हेड्स आए, उतनी अनलाइकली थी यह क्लस्टरिंग। और कुछ साइंटिस्ट ने कहा, मे बी ये ऑब्जर्वेशनल बायस है, मे बी हम सिर्फ स्काई के उस हिस्से को ज्यादा देखते हैं, इसीलिए वहां ऑब्जेक्ट्स ज्यादा दिखते हैं। पर यह आर्ग्यूमेंट उस मोमेंट टूट गया जब ब्राउन ने नोटिस किया कि ये 6 ऑब्जेक्ट्स 6 अलग अलग टेलीस्कोप्स से 6 अलग अलग सर्वेज में 6 अलग अलग टीम्स ने ढूंढी थीं, जिनमें से कोई भी एक दूसरे को जानता तक नहीं था। तो ऑब्जर्वेशनल बायस का कोई चांस नहीं था, कुछ था वहां। ब्राउन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, हमने बहुत कोशिश की कि कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन मिले, हमने हर ऑल्टरनेटिव ट्राई किया, कुछ भी काम नहीं किया। और फिर उन्होंने बताया कि एक रात उन्हें रियलाइज हुआ यह रियल है, वहां एक्चुअली एक जायंट प्लैनेट है। और उन्होंने कहा, मेरा दिल जैसे रुक सा गया। ये वो मोमेंट था जब माइक ब्राउन, वो आदमी जिसने प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटाया था, ने रियलाइज किया कि शायद वो एक नए प्लैनेट के एविडेंस के सबसे करीब बैठे हैं। कॉन्स्टेंटिन बटीगिन, जो कैलटेक में ही थे, ब्राउन के पास आए और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। महीनों की सिमुलेशंस, हजारों कैलकुलेशंस, कंप्यूटर मॉडल्स जो सोलर सिस्टम को बिलियंस ऑफ ईयर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिमुलेट करते थे। और हर सिमुलेशन में, हर सिंगल रन में एक ही कंक्लूजन आता था। एक प्लैनेट था, एक बड़ा डिस्टेंट इलोंगेटेड ऑर्बिट वाला प्लैनेट, जो इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिस्टमैटिकली पुश कर रहा था, जो सेडना को उसके इम्पॉसिबल ऑर्बिट में डाल रहा था, जो 6 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में खींच रहा था। 20 जनवरी 2016 को ब्राउन और बैटिगिन ने अपना पेपर पब्लिश किया और दुनिया को पहली बार प्लैनेट 9 से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया।
पर यह प्लैनेट था कैसा, यह था कहां, यह करता क्या था, इन सवालों के जवाब अगले चैप्टर में। 20 जनवरी 2016 को कैलटेक का प्रेस रिलीज दुनिया भर में फैल गया, एविडेंस फॉर अ डिस्टेंट जायंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लेम किया था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक नौवां प्लैनेट है जिसे किसी ने अभी तक नहीं देखा, जिसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर जिसके होने के इतने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं कि उसके बिना सोलर सिस्टम की फिजिक्स मेक सेंस नहीं करती। यह एग्जैक्टली वही था जो 1845 में लिवेरियर ने नेपट्यून के साथ किया था। तो यह प्लैनेट था कैसा? साइज की बात करें तो प्लैनेट 9 का मास अर्थ से 5 से 10 गुना ज्यादा है। 2021 की रिफाइंड कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 5 से 8 टाइम्स, और 2025 में सिराज एट आल की लेटेस्ट कैलकुलेशंस 4.4 टाइम्स अर्थ मास बता रही हैं। और इसे पर्सपेक्टिव में रखो कि प्लूटो, जिसे हमने प्लैनेट की लिस्ट से हटाया, उसका मास अर्थ का 0.2% से भी कम है, मतलब प्लैनेट 9 प्लूटो से 5000 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। यह प्लूटो जैसा कोई बॉर्डरलाइन केस नहीं है। ब्राउन कहते हैं यह सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट होगा। सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को मिला दो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, प्लैनेट 9 उन सबसे भारी होगा। कोई आर्ग्यू नहीं करेगा कि यह प्लैनेट है। साइज की बात करें तो प्लैनेट 9 का रेडियस अर्थ का 2 से 4 गुना होगा। यह नेपट्यून या यूरानस जैसा आइस जायंट होगा, एक स्मॉलर वर्जन। अब डिस्टेंस, प्लैनेट 9 का एवरेज डिस्टेंस सन से लगभग 300 से 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और नेपट्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। मतलब प्लैनेट 9 नेपट्यून से 10 से 20 गुना दूर है। और नंबर्स बड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं तो ऐसे समझो, वॉयेजर 2 को नेपट्यून पहुंचने में 12 साल लगे थे और प्लैनेट 9 एवरेज 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है, मतलब सन से अर्थ की 500 गुना दूरी, 7500 करोड़ किलोमीटर्स। और अगर वॉयेजर 2 की स्पीड से स्पेसक्राफ्ट भेजो तो 200 से ज्यादा साल लगेंगे। द न्यूयॉर्कर ने इसे एक ब्रिलियंट वे से एक्सप्लेन किया था, अगर सन 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क पर हो और अर्थ एक ब्लॉक वेस्ट हो, जुपिटर वेस्ट साइड हाईवे पर होगा, प्लूटो न्यू जर्सी में होगा और प्लैनेट 9 क्लीवलैंड ओहायो में होगा। अब ऑर्बिट, प्लैनेट 9 का ऑर्बिट एक बहुत एलोंगेटेड एलिप्स है। इसका क्लोजेस्ट पॉइंट सन से करीब 200 से 300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और फार्देस्ट पॉइंट 1000 से 1200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक जा सकता है। यह ऑर्बिट 15 से 25 डिग्रीज तक सोलर सिस्टम के प्लेन से टिल्टेड है और एक ऑर्बिट पूरा होने में 10,000 से 20,000 साल लगते हैं। जब इजिप्शियंस पिरामिड्स बना रहे थे तब से लेकर अब तक प्लैनेट 9 ने अपना ऑर्बिट कंप्लीट नहीं किया। टेम्परेचर, प्लैनेट 9 का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 47 केल्विन है। केल्विन स्केल पर एब्सोल्यूट 0 केल्विन होता है। 47 केल्विन मतलब -226 डिग्री सेल्सियस, परमानेंटली फ्रोजन, परमानेंटली डार्क। वहां सूरज सिर्फ एक ब्राइट स्टार जैसा दिखता होगा, उसकी वार्मथ कभी महसूस नहीं होती। यह एक फ्रोजन, डार्क, लोनली जायंट है सोलर सिस्टम के सबसे दूर अंधेरे में। पर प्लैनेट को प्रिडिक्ट करना एक बात है और उसे एक्चुअली प्रूव करना दूसरी बात। और ब्राउन और बैटिगन ने जो रियली स्ट्रॉन्ग केस बनाई वो थी उन सभी सोलर सिस्टम मिस्ट्रीज को लिस्ट करना जो प्लैनेट 9 एक्सप्लेन करता है, जो बिना प्लैनेट 9 के किसी भी थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। एक बड़ा प्लैनेट अगर सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में है तो उसकी ग्रेविटी सिर्फ 1-2 ऑब्जेक्ट्स को नहीं बल्कि पूरे आउटर सोलर सिस्टम को अफेक्ट करेगी। और यही हो रहा है क्योंकि प्लैनेट 9 की हाइपोथेसिस सिर्फ एक मिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं करती, वो एक साथ 5 अलग अलग मिस्ट्रीज एक्सप्लेन करती है जो बिना किसी शेयर्ड एक्सप्लेनेशन के सॉल्व नहीं होती थी। चलो एक एक करके देखते हैं। पहली मिस्ट्री, सेडना और डिटैच्ड ऑब्जेक्ट्स। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सेडना 2012 VP113 और उन जैसे कई ऑब्जेक्ट्स जिनके ऑर्बिट्स नेपट्यून से डिस्कनेक्टेड हैं, प्लैनेट 9 की ग्रेविटी से एक्सप्लेन होते हैं। प्लैनेट 9 ने इन्हें बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उनके नॉर्मल काइपर बेल्ट ऑर्बिट से खींचकर इन डिटैच्ड इलोंगेटेड ऑर्बिट्स में डाला और ब्राउन और बैटिगिन के सिमुलेशंस में जब भी प्लैनेट 9 को मॉडल में ऐड किया गया, सेडना लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हुए। बिना प्लैनेट 9 के सेडना का होना इम्पॉसिबल है। दूसरी मिस्ट्री 6 ETNOs की क्लस्टरिंग। यह वो ओरिजिनल एविडेंस था जिसने ब्राउन को प्लैनेट 9 तक ले गया। 6 एक्सट्रीम ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड, एक ही प्लेन में टिल्टेड, 0.007% प्रोबेबिलिटी। प्लैनेट 9 इन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में शेपर्ड कर रहा है जैसे एक ग्रेविटेशनल ब्रूम। तीसरी मिस्ट्री, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स रफली एक ही प्लेन में ऑर्बिट करते हैं जिसे इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं और सभी प्लैनेट्स इस प्लेन से 5 डिग्री से ज्यादा टिल्टेड नहीं हैं। पर कुछ आउटर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऑर्बिट्स इस प्लेन से 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर हैं।
यानी जब बाकी सब प्लैनेट्स एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स उसे वर्टिकली क्रॉस कर रहे हैं। यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नेपट्यून की ग्रेविटी तो इतना टिल्ट नहीं दे सकती। प्लैनेट 9, जो खुद इक्लिप्टिक से 15 से 25 डिग्रीज टिल्टेड ऑर्बिट पर है, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ ग्रेविटेशनल रेजोनेंस में है और अपने ऑर्बिट के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर यह इन ऑब्जेक्ट्स को किक करता है, जिससे उनके ऑर्बिट्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और ब्राउन ने 2016 में प्रेडिक्ट किया था कि अगर प्लैनेट 9 रियल है तो ऐसे परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, और 2016 के ही एंड में ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले, एग्जैक्टली जैसा प्रेडिक्ट हुआ था। चौथी मिस्ट्री, रेट्रोग्रेड सेंटॉर्स। सेंटॉर्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जुपिटर और नेपट्यून के बीच ऑर्बिट करते हैं, और नॉर्मली वो सभी प्लैनेट्स की तरह काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्बिट करते हैं जब नॉर्थ से देखो। पर कुछ सेंटॉर्स हैं जो क्लॉकवाइज ऑर्बिट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेट्रोग्रेड, और यह इतना बिजार था कि एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। प्लैनेट 9 की ग्रेविटी आउटर सोलर सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस टाइटली इंक्लाइंड रेट्रोग्रेड स्टेट में पुश कर सकती है, और सिमुलेशंस शो करती हैं कि विद प्लैनेट 9 ये रेट्रोग्रेड सेंटॉर्स एक नेचुरल आउटकम है, विदाउट प्लैनेट 9 कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पांचवी मिस्ट्री, सोलर सिस्टम का टिल्ट। यह सबसे माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री है। हमारा सन अपनी एक्सिस पर 6 डिग्रीज टिल्टेड है रिलेटिव टू द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द प्लैनेट्स, और 6 डिग्रीज बहुत छोटा लगता है, पर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में यह अनएक्सप्लेन्ड था, क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्यों प्लैनेट्स के ऑर्बिटल प्लेन और सन की एक्सिस में 6 डिग्री का मिसमैच है। प्लैनेट 9 एक्सप्लेन करता है उसकी मैसिव ग्रेविटी उसके डिस्टेंट ऑर्बिट से बिलियंस ऑफ ईयर्स में स्लोली सन के टिल्ट को अफेक्ट कर सकती है। ब्राउन कहते हैं ये 5 अलग अलग फिनोमेना हैं और हर एक के लिए अलग एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी अगर प्लैनेट 9 नहीं है, पर प्लैनेट 9 के साथ सब एक कंसिस्टेंट पिक्चर में फिट होता है। वो एक भी अगर सॉल्व नहीं होती बिना प्लैनेट 9 के, पांचों एक साथ सॉल्व होती हैं। वहां कुछ है और उसके बिना सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। पर हर डिस्कवरी के साथ स्केप्टिक्स होते हैं, और प्लैनेट 9 के भी हैं जिनकी बातें स्ट्रांग हैं और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। साइंस की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है कोई भी आइडिया अनटचेबल नहीं होता, और जब तक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होता हर हाइपोथेसिस चैलेंज होती है। प्लैनेट 9 भी एक्सेप्शन नहीं है, और कुछ सीरियस और रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो प्लैनेट 9 के एविडेंस को पर्याप्त नहीं मानते, जिनके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हैं और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला आर्ग्यूमेंट, ऑब्जर्वेशनल बायस। प्लैनेट 9 के ओपोनेंट्स का सबसे पुराना और सबसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट यह है कि जो क्लस्टरिंग ब्राउन ने देखी वो एक्चुअली है नहीं, वो इसलिए दिखती है क्योंकि हम आसमान के सिर्फ कुछ हिस्सों को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। टेलीस्कोप्स एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होते हैं, उन्हें कुछ सीजन्स में कुछ स्काई एरियाज बेटर एक्सेस होती है, तो हम नेचुरली ज्यादा ऑब्जेक्ट्स उन एरियाज में ढूंढते हैं जहां हम ज्यादा देखते हैं। और आउटर सोलर सिस्टम ओरिजिन्स सर्वे ने 2017 में एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम इस ऑब्जर्वेशनल बायस को प्रॉपर्ली अकाउंट करते हैं तो क्लस्टरिंग मच लेस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होती है। समांथा लॉलर, जो इस सर्वे की रिसर्चर हैं, कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि प्लैनेट 9 का एविडेंस कंक्लूसिव है। स्टैटिस्टिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ब्राउन क्लेम करते हैं। ब्राउन इससे डिसएग्री करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि इन 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्वेज ने ढूंढा, इसलिए बायस आर्ग्यूमेंट होल्ड नहीं करती। और वो कहते हैं कि 2024 की हमारी लेटेस्ट एनालिसिस में हमने प्लैनेट 9 फ्री सिनेरियो को 5 सिग्मा कॉन्फिडेंस लेवल पर रिजेक्ट किया, जिसका मतलब है 0.00003% चांस कि यह क्लस्टरिंग रैंडम है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स प्रपोज करते हैं कि टीएनओस की अनयूजुअल ऑर्बिट्स को एक अनसीन प्लैनेट के बिना भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। एन मरी मैडिगन और उनकी टीम ने इंक्लिनेशन इंस्टेबिलिटी थ्योरी प्रपोज की, जिसमें एक डिस्टेंट मैसिव डिस्क ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स कलेक्टिवली कुछ बॉडीज को अनयूजुअल ऑर्बिट्स में पुश कर सकती है। दूसरे साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि पासिंग स्टार्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आउटर सोलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर गए, और तीसरा ऑप्शन डार्क मैटर इफेक्ट्स है। ब्राउन इन सबको इनसफिशिएंट मानते हैं और उनका कहना है, हमने हर ऑल्टरनेटिव ट्राई किया, कोई भी उतनी क्लीनली 5 मिस्ट्रीज को एक साथ एक्सप्लेन नहीं करता जितना प्लैनेट 9 करता है। तीसरा आर्ग्यूमेंट, द ब्लैक होल वाइल्ड कार्ड। 2020 में फिजिक्स का एक एक्साइटिंग और बिजार आइडिया आया। याकूब शोल्ट्ज और जेम्स अनविन ने प्रपोज किया, क्या हो अगर प्लैनेट 9 एक्चुअली एक प्लैनेट नहीं है? क्या हो अगर यह एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है जो बिग बैंग के इमीडिएटली बाद बना था? इन साइंटिस्ट का कैलकुलेशन था कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जिसका मास 5 टाइम्स अर्थ जितना हो, उसका साइज होगा सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर्स, एक मार्बल से छोटा। और एक मार्बल साइज ब्लैक होल जो हमारे सोलर सिस्टम में ऑर्बिट कर रहा है,
जिसकी ग्रेविटी काइपर बेल्ट को उसी तरह अफेक्ट करती है जैसे प्लैनेट 9 करता। टेक्निकली पॉसिबल है, पर ब्राउन और ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स इसे अनलाइकली मानते हैं। चौथा आर्ग्यूमेंट, 2017 OF201 का चैलेंज। मई 2025 में एक नई ऑब्जेक्ट अनाउंस हुई। 2017 OF201 एक न्यू ड्वार्फ प्लैनेट जो एक्सट्रीम ऑर्बिट पर है, पर जिसकी ऑर्बिट प्लैनेट 9 के एक्सपेक्टेड पैटर्न को फॉलो नहीं करती। ये वाइल्ड कार्ड है जो प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशनल शेपर्डिंग से डिसरप्टेड नहीं लगती, और एस्ट्रोफिजिसिस्ट सिहाओ चंग ने नोट किया कि प्लैनेट 9 की ग्रेविटी ने इसे डिस्टर्ब किया होना चाहिए था। अगर नहीं किया तो या तो ये रिसेंटली उस एरिया में आई या प्लैनेट 9 की स्टोरी में कुछ मिसिंग है। ब्राउन का काउंटर, ये रिसेंटली उस एरिया में वॉन्डर्ड हो सकती है। एक आउटलायर से थ्योरी नहीं मरती। तो कौन सही है? सच ये है, अभी कोई नहीं जानता। ब्राउन खुद कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बिना 100% सर्टन होना पॉसिबल नहीं है, पर मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरीली कॉन्फिडेंट हूं। और लॉलर कहती हैं, स्टैटिस्टिक्स अभी येस या नो कहने के लिए इनफ नहीं है, और यही वो रीजन है जिसके लिए वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी इतना इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले प्लैनेट 9 को ढूंढने की जो कोशिशें हुई हैं वो कहानी सुनने लायक है। प्लैनेट 9 को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? माइक ब्राउन का एक कोट परफेक्ट है। किसी ने उनसे पूछा, अगर यह प्लैनेट है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा? और ब्राउन ने कहा, यह दिखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इसे फाइंड करना। यह लाइक है, अगर मैं तुम्हें एक ग्रेन ऑफ सैंड दिखाऊं तो तुम आराम से देख सकते हो। अब वो ग्रेन ऑफ सैंड एक बीच पर फेंक दो, अब ढूंढो। यही प्रॉब्लम है। आसमान में 100 बिलियन स्टार्स हैं, हर तरफ, हर डायरेक्शन में, और प्लैनेट 9 इनमें से किसी एक डायरेक्शन में है, पर किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली नहीं पता, और वो इतना दूर है कि उसकी रिफ्लेक्टेड सनलाइट बहुत बहुत फेंट होगी। ब्राइटनेस एक इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। किसी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस डिपेंड करती है उसकी डिस्टेंस पर, डिस्टेंस के 4th पावर पर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 गुना दूर हो जाए, वो 16 गुना फेंट हो जाती है, और नेपट्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है और बेयरली विजिबल है। पावरफुल टेलीस्कोप से प्लैनेट 9 एवरेज 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर उसकी ब्राइटनेस नेपट्यून से अरबों गुना कम होगी। मैग्नीट्यूड जो एस्ट्रोनॉमर्स ब्राइटनेस मेजर करते हैं, प्लैनेट 9 का प्रिडिक्टेड मैग्नीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 22 से 24, प्लूटो का मैग्नीट्यूड 15 है। हर 5 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 100 टाइम्स फर्क, मतलब प्लैनेट 9 प्लूटो से रफली 100 से 1000 टाइम्स फेंट है। दूसरी प्रॉब्लम, प्लैनेट 9 अपने ऑर्बिट पर बहुत स्लोली मूव करता है। एक ऑर्बिट 15,000 साल में, मतलब पर ईयर, या आसमान में एक्सट्रीमली स्लोली मूव करता है। रफली 3 आर्क सेकेंड्स पर ईयर। फुल मून का डायमीटर लगभग 1800 आर्क सेकेंड्स है, तो 3 आर्क सेकेंड्स प्रैक्टिकली इम्परसेप्टिबल है। टेलीस्कोप्स जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ढूंढने के लिए डिजाइंड हैं, प्लैनेट 9 को मिस कर देंगे, और टेलीस्कोप्स जो स्लो ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हैं उन्हें डेकेड्स तक वॉच करना होगा एक मूवमेंट नोटिस करने के लिए। 2016 के बाद से कई मेजर टेलीस्कोप्स प्लैनेट 9 की तलाश में लग गए। पान स्टार्स, हवाई में माइक ब्राउन पर्सनली हर सुबह पान स्टार्स का डेटा चेक करते हैं। हर सुबह डिसअपॉइंटेड होते हैं, पर चेक करना नहीं छोड़ते। सुबरू टेलीस्कोप जापान का माउना केआ हवाई पर दुनिया के सबसे पावरफुल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में से एक, ब्राउन और बाटिगिन ने यहां पर्सनली ऑब्जर्विंग टाइम स्पेंड किया है। नासा का वाइज नियो वाइज इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप, जिसने 2010 में पूरे स्काई का इंफ्रारेड सर्वे किया था और 2024 में बंद हुआ, इसके डेटा में प्लैनेट 9 की तलाश हुई, कोई कंक्लूसिव डिटेक्शन नहीं। बैकयार्ड वर्ल्ड्स, प्लैनेट 9 नासा फंडेड सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट जिसमें 100,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने वाइज इमेजेस को मैन्युअली स्कैन किया, अब तक प्लैनेट 9 नहीं मिला। कसीनी डाटा, सैटर्न के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे कसीनी प्रोब के प्रिसाइज मेजरमेंट से साइंटिस्ट्स ने सैटर्न की ऑर्बिट में प्लैनेट 9 का ग्रेविटेशनल इफेक्ट ढूंढने की कोशिश की, और इससे कुछ रीजन्स ऑफ स्काई एक्सक्लूड हो गए जहां प्लैनेट 9 नहीं हो सकता। और अप्रैल 2025 में एक एक्साइटिंग रिपोर्ट आई। इंफ्रारेड सर्वेज के डेटा में कॉन्स्टलेशन एरिडेनस की डायरेक्शन में एक फेंट मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुई जो प्लैनेट 9 का कैंडिडेट हो सकती थी। पर ब्राउन ने कैलकुलेशन की और कहा कि इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्रीज टिल्टेड था सोलर सिस्टम प्लेन से, जबकि प्लैनेट 9's प्रेडिक्टेड टिल्ट सिर्फ 15 से 25 डिग्रीज है। इसलिए ब्राउन ने कहा, यह प्लैनेट 9 नहीं है, इसका ऑर्बिट बिल्कुल रॉन्ग है। तो एक बड़ा प्लैनेट, इतना मैसिव, इतना बड़ा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पर अभी तक नहीं मिला। पर 2025 में गेम चेंज होने वाला है, और वो कहानी नेक्स्ट चैप्टर में है। चिले, साउथ अमेरिका, एंडीज माउंटेन्स की एक पीक पर सेरो पछोन 2647 मीटर्स की ऊंचाई पर, जहां हवा साफ है, स्काई डार्क है, ह्यूमिडिटी कम है, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यह दुनिया की बेस्ट लोकेशंस में से एक है।
इसी जगह पर 1 दशक की कंस्ट्रक्शन के बाद खड़ी है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, और यह सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, यह एक रेवोल्यूशन है। रूबिन ऑब्जर्वेटरी के सेंटर में है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा 3200 मेगापिक्सल्स का, जिसे LSST कैमरा कहते हैं। यह एक SUV जितना बड़ा है और एक सिंगल शॉट में स्काई का एक एरिया कैप्चर करता है जो फुल मून के 45 टाइम्स के बराबर है। अगर तुम इससे एक फोटो प्रिंट करो तो उसे देखने के लिए तुम्हें 1500 4K टीवी स्क्रीन्स की जरूरत होगी। रूबिन ऑब्जर्वेटरी का मिशन है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। अगले 10 साल तक हर रात ये पूरे सदर्न स्काई को स्कैन करेगा। हर कुछ नाइट्स में सेम स्काई एरिया की फ्रेश इमेज और कंप्यूटर्स उन इमेजेस को कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिकली। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव किया वो फ्लैग हो जाएगा। पर नाइट रूबिन अप्रॉक्सीमेटली 20 टेराबाइट्स डेटा जनरेट करेगा और 60 सेकंड्स के अंदर 10 मिलियन अलर्ट्स भेजेगा अगर कुछ चेंज डिटेक्ट हुआ। यह 24/7 365 डेज 10 साल तक यह लाइक है एक ऑल सीइंग आई जो पूरे स्काई को कंटिन्यूअसली वॉच कर रही है। और जून 23, 2025 को रूबिन ऑब्जर्वेटरी ने ऑफिशियली अपनी फर्स्ट इमेजेस रिलीज किए। कमिशनिंग कंप्लीट हुई और फुल ऑपरेशंस इसी साल शुरू होंगी। ब्राउन ने जब पहली इमेजेस देखी तो एक जर्नलिस्ट से कहा, अगर मुझे $1 बिलियन देकर कहो कि गो बिल्ड द परफेक्ट प्लैनेट 9 टेलीस्कोप, मैं वो पैसे वापस कर दूंगा। वेरा रूबिन ऑलरेडी बिल्ट है, ये वही टेलीस्कोप है। स्कॉट शेपर्ड जो कार्नेगी साइंस में है और प्लैनेट 9 एविडेंस के अर्ली प्रोपोनेंट्स में से एक हैं, एस्टिमेट करते हैं कि अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो वेरा रूबिन के पास उसे फाइंड करने का 70 से 80% चांस है। यह फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है। बैटिगिन कहते हैं रूबिन हर फ्यू नाइट्स में पूरी स्काई को स्कैन करेगा और अगर प्लैनेट 9 वहां है तो यह उसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में फ्लैग करेगा। बस इतना काफी है। ब्राउन की एस्टिमेट ये 2 से 3 साल में मिल सकता है। और फिर वो हंसते हुए ऐड करते हैं, मैं यही हर साल 2016 से कह रहा हूं। पर क्या हो अगर रूबिन ने अपने पहले फ्यू ईयर्स में प्लैनेट 9 नहीं ढूंढा। शॉन रेमंड जो नाइस ऑब्जर्वेटरी फ्रांस में है कहते हैं, अगर रूबिन ने कुछ साल स्कैन किया और कुछ नहीं मिला तो हाइपोथेसिस प्रीटी मच डेड है। और मोरबिडेली कहते हैं, अगर डायरेक्ट डिटेक्शन न हो तो रूबिन इतने सारे न्यू टीएनओज ढूंढेगा कि स्टैटिस्टिक्स फाइनली सेटल हो जाएंगी, या तो क्लस्टरिंग प्रूव होगी या डिसप्रूव। लॉलर कहती हैं, इवन अगर प्लैनेट 9 नहीं मिला तो आउटर सोलर सिस्टम के 37,000 नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और हम कॉइपर बेल्ट को 10 गुना बेटर समझेंगे। अगर प्लैनेट 9 मिला, यह पहला प्लैनेट है जो 1846 में नेपट्यून की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुआ। आज तक केवल 3 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं जो एंशिएंट टाइम्स में नहीं जाने थे। यूरानस 1781, नेपट्यून 1846, प्लूटो 1930 पर डिमोटेड और प्लैनेट 9 अगर फाउंड वुड बी द फर्स्ट न्यू ट्रू प्लैनेट इन ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। और वो आदमी जिसने प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटाया, माइक ब्राउन, उसने ही इसे सोलर सिस्टम में वापस लाया होगा। रिडेम्पशन आर्क, जिसके लिए हॉलीवुड को कोई और स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। हम इस डॉक्यूमेंट्री के आखिर में पहुंच चुके हैं, पर एक मोमेंट रुको, सोचो क्या हो रहा है यहाँ। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे अपने घर में एक प्लैनेट है जो शायद अर्थ से 5 से 10 गुना बड़ा है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता आ रहा है, जो हमारे क्वाइपर बेल्ट को शेप कर रहा है, जिसकी ग्रेविटी ने सेडना को उसके इम्पॉसिबल ऑर्बिट में डाला, जिसने शायद सन के टिल्ट को अफेक्ट किया। और हमें इसका पता 2016 में चला, जब हमारे पास मार्स रोवर्स थे, स्पेस टेलीस्कोप्स थे, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर चुके थे, ब्लैक होल की फोटो ले चुके थे, और अपना घर जहां हम रहते हैं वहां एक प्लैनेट था जिसे हम जानते ही नहीं थे। ये हम्बलिंग है, ये एक्साइटिंग है और थोड़ा डरावना भी है। वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि प्लैनेट 9 ओरिजिनली जुपिटर और नेपट्यून के बीच बना था 4.5 बिलियन साल पहले, जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था। उस दौर में जायंट प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पिनबॉल खेल रहे थे, एक दूसरे को और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को किक करते हुए, और किसी पॉइंट पर शायद जुपिटर या सैटर्न की ग्रेविटी से प्लैनेट 9 को आउटवर्ड किक मिली और वो धीरे धीरे आउटर सोलर सिस्टम में ड्रिफ्ट करता गया बिलियंस ऑफ ईयर्स में। एक फिफ्थ जायंट जो हमारे सोलर सिस्टम से छूटकर आउटर डार्कनेस में चला गया, पर रहा हमारा ही। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसे कैप्चर्ड एक्सोप्लैनेट भी मानते हैं, एक प्लैनेट जो किसी और स्टार के सिस्टम से था, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सन के ग्रेविटेशनल पुल में आ गया, एक रोग प्लैनेट जो हमारा बन गया। और दोनों स्टोरीज में एक कॉस्मिक लोनलीनेस है। अगर वेरा रूबिन ने प्लैनेट 9 को स्पॉट किया तो क्या होगा? पहले फ्यू मंथ्स कॉन्फर्मेशन, मल्टीपल टेलीस्कोप्स, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, ऑर्बिट कैलकुलेशन, फिर नेमिंग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को फॉर्मली अप्रूव करना होगा, और तब यह प्लैनेट 9 नहीं रहेगा, इसे एक रियल नेम मिलेगा। ग्रीक या रोमन मिथोलॉजी से शायद परसेफोने,
शायद टेलिस्टो, शायद कुछ और जो तुम सजेस्ट करो कमेंट्स में। फिर मिशंस, ब्राउन खुद कहते हैं अगर हम सन के चारों तरफ एक पावर्ड स्लिंगशॉट ट्रेजेक्टरी यूज करें तो एक स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट 9 तक 20 साल में पहुंच सकता है। आज के बच्चे जो अभी स्कूल में हैं वो इस मिशन को लॉन्च होते देखेंगे और जब वो 35 से 40 साल के होंगे पहले अप क्लोज इमेजेस आएंगी। और अगर नहीं मिला तो ब्राउन का हाइपोथेसिस रॉन्ग था, पर तब हमें एक नई बेहतर थ्योरी चाहिए होगी जो उन सब मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करे। सेडना क्यों है, 6 ऑब्जेक्ट्स क्यों क्लस्टर करती हैं, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं, और लॉलर कहती हैं अगर प्लैनेट 9 नहीं है तो हमारा आउटर सोलर सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली इनकम्प्लीट है और वो भी एक एक्साइटिंग डिस्कवरी होगी। प्लैनेट 9 की कहानी सिर्फ एक प्लैनेट की कहानी नहीं है, यह उस ह्यूमन नेचर की कहानी है जो अंधेरे में पैटर्न्स ढूंढती है, जो अनोमलीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, जो मैथमेटिक्स को एक फ्लैशलाइट की तरह यूज करती है उस डार्कनेस को रोशन करने के लिए जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच पाती। समवेयर आउट देयर 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर परमानेंट डार्कनेस में -226 डिग्री टेम्परेचर में एक फ्रोजन जायंट है जो 15,000 ईयर्स का ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी ग्रेविटी ने सेडना को शेप किया, काइपर बेल्ट को मोल्ड किया, शायद सन को टिल्ट किया। यह हमें नहीं जानता, यह हमारी तरफ नहीं देखता, पर हम इस छोटी सी वार्म ब्लू प्लैनेट पर उसे ढूंढ रहे हैं और शायद जल्द ही हम उसे पालेंगे, क्योंकि यही ह्यूमंस करते हैं, अंधेरे में भी ढूंढते रहते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।